सबसे पहले संक्रमण से जुड़े आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 41,806, ठीक हुए मरीजों की संख्या रही 39,130 और मौतें हुई 581। यानी मोटा माटी जो एक्टिव केसेस है उसमें 2,000 का हाइक आया है, बढ़ गया है। इन सबको मिलाकर देश में कुल मामले अब हो गए हैं 3,09,87,880। ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या है 3,01,43,850 और मौतों की कुल संख्या है 4,11,989। दूसरी सुर्खी बनी प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे से। पीएम अपने संसदीय क्षेत्र में तकरीबन 1,500 करोड़ के विकास कार्यों के भूमि पूजन और उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। उनकी आगवानी योगी आदित्यनाथ और जो कि सीएम हैं और यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने की थी। उद्घाटनों और भूमि पूजनों के सिलसिले में अस्पताल, मल्टीलेवल पार्किंग और फ्लाईओवर जैसी परियोजनाएं शामिल थीं। शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा पर रो सर्विस भी शुरू की जाएगी। रो मतलब रोल ऑन रोल ऑफ। इसमें गाड़ियां सीधे जहाज पर चढ़ाकर नदी के रास्ते ले जाई जा सकेंगी, घुमा भी जा सकेगा और सामान भी जा सकता है। लेकिन विकास कार्यों से ज्यादा चर्चा मिली कार्यक्रम के दौरान पीएम के भाषण को। पीएम ने कोरोना महामारी के दौरान यूपी की योगी सरकार के काम की जमकर तारीफ की। उनकी बात सुनिए। यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। महामारी की दूसरी लहर के दौरान यूपी ने जबरदस्त हाहाकार देखा था। मरीजों को न बेड मिले, न अस्पताल और न ऑक्सीजन। मैदान पर सरकार की गैर मौजूदगी को लेकर खुद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व असहज दिखा था और इसीलिए खूब डैमेज कंट्रोल हुआ। ढेर सारी मीटिंग्स भी हुई, बैठकों के साथ साथ बयान भी आए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना काल में काम के लिए योगी सरकार की तारीफ कर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री के भाषण ने एक बार फिर इस बात को रेखांकित किया कि पार्टी दूसरी लहर के दौरान पैदा हुई असहजता को पीछे छोड़ चुकी है और अब विधानसभा चुनाव से पहले अपने चिर परिचित आक्रामक मोड में लौट रही है। इसीलिए खुद प्रधानमंत्री ने मुक्त कंठ से योगी सरकार की तारीफ की है। वैसे कोरोना काल में हुए इस कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइंस के पालन की कोशिश की गई थी। जो सीटिंग अरेंजमेंट था उसमें हम देख पा रहे थे, लेकिन पीएम को सुन रही भीड़ में कई लोगों ने अपने मास्क नीचे किए हुए थे, ये भी देखा गया। अब इसे एक संयोगी कहा जाएगा या टिप्पणीकारों की माने तो नहीं कहा जाएगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने यूपी में सर्वाधिक टीकाकरण की तारीफ की, उसी दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीकों की कमी की शिकायत कर दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को 14 करोड़ खुराकों की जरूरत है, लेकिन मिली हैं अब तक सिर्फ 2 करोड़ 12 लाख। ममता ने यह भी कहा कि उन्हें किसी राज्य को ज्यादा टीके मिलने से समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है तो फिर पश्चिम बंगाल को भी उसके हिस्से के टीके मिलने चाहिए। वैसे ममता की बातों का संदर्भ 14 जुलाई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के उन ट्वीट्स में भी खोजा जा सकता है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि केंद्र राज्यों को टीकों की उपलब्धता पर बराबर जानकारी दे रहा है और इसीलिए किसी भी अव्यवस्था के जिम्मेदार राज्य खुद हैं। दर्शक जानते हैं कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा समेत कई राज्यों से टीकों की कमी की खबरें आई हैं। ममता बनर्जी की बात चली है तो ये भी बता दें कि उन्होंने आज सिर्फ शिकायतें नहीं की, उन्होंने ये भी कहा कि जल्द वो दिल्ली जाकर कुछ नेताओं से मिलने वाली हैं। ये सुनकर सभी के ज़हन में एक बार फिर से प्रशांत किशोर, शरद पवार, विपक्षी एकता जैसे कीवर्ड्स तैरने लगे। वैसे ममता ने यह भी जोड़ा कि दिल्ली जाएंगी तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मिलने के लिए समय मांगेंगी। ममता की पार्टी तृणमूल ने आज चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा और मांग की कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में अब जो खाली पड़ी हैं 7 सीटें, उन पर उपचुनाव जल्द कराया जाए। पार्टी ने यह तर्क दिया है कि विधानसभा चुनाव की तुलना में अब कोरोना के मामले कम से कम 17 गुना कम है। ममता आरोप लगा चुकी हैं कि आयोग उपचुनाव के लिए पीएम के इशारे की राह देख रहा है। ममता बनर्जी का जिक्र सुर्खियों में एक बार फिर आएगा, लेकिन पहले यूपी में ही हुए एक और दौरे की बात करते हैं।
दूसरी सुर्खी भी उत्तर प्रदेश में हुए एक नेता के दौरे से ही बनी है। नेता का नाम AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और जगह का नाम गाजियाबाद। आगामी चुनावों के मद्देनजर ओवैसी लगातार सूबे में दौरे कर रहे हैं। आज गाजियाबाद में अपनी पार्टी के लिए एक नए दफ्तर का उद्घाटन भी किया। ओवैसी आज हापुड़ भी गए थे, जहां उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ उमड़ी और कोविड गाइडलाइंस धरी की धरी रह गई। दर्शक जानते ही हैं कि ओवैसी यूपी में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। तीसरी सुर्खी, जैसा कि हमने पहले ही कहा था, उसका संबंध ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल से है। सूबे में चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने की है, क्योंकि इस बाबत कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी करके रिपोर्ट तलब की थी। आयोग ने 2 जुलाई को एक अंतरिम रिपोर्ट अदालत में पेश भी की थी। इसके बाद 13 जुलाई को आयोग ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सील बंद लिफाफों में अदालत को सौंपी। इसमें रिपोर्ट भी थे और एनेक्शर्स भी थे, जो साथ में दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तब अदालत ने कहा था कि आयोग को रिपोर्ट की प्रतियां मामले में याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार को भी देनी होंगी, जो कि इस मामले में रिस्पोंडेंट है। आज इस रिपोर्ट की कई जानकारियां प्रेस के हाथ लग गई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर मामलों के लिए CBI जांच की सिफारिश करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार पर कई सख्त टिप्पणियां की हैं। आयोग ने कहा है कि सूबे में रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ रूलर है। मतलब राज्य में कानून का राज नहीं है, शासक की मर्जी से काम चल रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद सूबे की सरकार राजनीतिक हिंसा को रोकने में नाकाम रही। पीड़ितों के दर्द की तरफ सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। आयोग के मुताबिक हिंसा के मामले संगठित रूप से हिंसा फैलाए जाने की तरफ इशारा करते हैं। हिंसा फैलाने वाले सत्तारूढ़ दल का हिस्सा थे और निशाने पर थे वो लोग जिन्होंने हारने वाली पार्टी के समर्थन में उतरने की हिमाकत की थी। ऑब्वियसली TMC और BJP की बात हो रही है। राज्य सरकार के कुछ विभाग, अब दोबारा हम जो आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है उसी पे लौट रहे हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट में लिखता है सूत्रों के हवाले से, राज्य सरकार के कुछ विभाग और कर्मचारी इस दौरान मूक दर्शक बने रहे और कुछ हिंसा में संलिप्त भी थे। ये सारी जानकारियां सामने आने के बाद ममता बनर्जी ने आयोग पर रिपोर्ट लीक करने का आरोप लगा दिया। सुनिए। Instead of giving the report to court, they have already leaked all the reports to Human Rights Commission to outside. They should have respect their court. How they can disrespect? Instead of hearing started, even the opposition, we are the government. We have to give our opinion also. This is the justice. And court gave us time also for that. I think they will give us time, or they have given the time for affidavit or something. So before that, how they leaked all the news, what they have submitted in the court, if it is not political vendetta? कलकत्ता हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 22 जुलाई को करने वाला है।